सुंदरबन जंगल में एक कालू कौवा अपने पत्नी गोरी कौवी और अपने 2 बेटों के साथ रहता था। कालू एक व्यापारी था। जैसे जैसे साल में मौसम बदलते, त्योहार बदलते, वो अपना व्यापार भी बदलता था। अभी दिवाली आने वाली है, इसीलिए कालू अब आकाश दिए बनाने और उन्हें बाजार में बेचने का व्यापार कर रहा है। कालू बहुत मेहनती और होशियार कौवा है। वो अपनी जान को दांव पे लगाकर चीलों के इलाके में जाकर आकाश दिए को लगने वाली टहनियाँ इकट्ठा करता है। जो भी चील अपना घोंसला छोड़कर गए हैं, वो उन घोंसलों की टहनियाँ अपने आकाश दियों के काम में लेता था। कालू के 2 बेटे बहुत होशियार है। एक बेटा अनाज ढूंढने और एक बेटा घोंसला बनाने में माहिर है। लेकिन जब भी कालू अपना आकाश दिए बनाने का काम करता, उसके दोनों बेटे खेलने के लिए बाहर चले जाते। उनको कालू के व्यापार में जरा भी रुचि नहीं थी। कालू अपने दोनों बेटों को बहुत समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। सोनू मोनू, जरा मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए पिताजी। मौसम के अनुसार व्यापार करना हमारा पुश्तैनी कारोबार है। अब मैं थक गया हूँ। तुम दोनों अगर अभी से मेरा ये काम सीख लोगे तो भविष्य में तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। तुम्हें किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी, हमें व्यापार में जरा भी रुचि नहीं है। हम स्कूल में जाकर खूब पढ़ाई करेंगे और नौकरी करेंगे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें स्कूल जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें ये काम भी आना चाहिए। पिताजी, हमें खेलने के लिए बाहर जाना है। हम आपका ज्ञान बाद में कभी सुनेंगे। सोनू और मोनू कालू की एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। कालू बेचारा निराश हो जाता है और अपने अपने काम में लग जाता है। एक दिन कालू टहनियाँ इकट्ठा करने के लिए फिर से चीलों के इलाके में चला गया था। टहनियाँ ढूंढते ढूंढते वो बहुत अंदर तक आ गया था। फिर भी उसे एक भी खाली घोंसला नहीं दिख रहा था। हर बार कालू को कहीं न कहीं खाली घोंसला मिल ही जाता था, लेकिन इस बार बहुत अंदर जाने पर भी उसे एक भी खाली घोंसला नहीं दिख रहा। अरे, आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं चीलों के इलाके में इतना अंदर आ गया हूँ, फिर भी मुझे एक भी खाली चील का घोंसला नहीं मिल रहा। कालू थोड़ी देर सोचने लगता है और एक फैसला ले लेता है। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा। आज तक मैं कभी भी चीलों के इलाके में पश्चिम की ओर अंदर तक नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर आदमखोर चीलों के साथ साथ शिकारी गिद्ध भी रहते हैं। लेकिन अगर मुझे अच्छे अच्छे मजबूत आकाश दिए बनाने हैं तो मुझे ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। कालू अपनी हिम्मत बांध लेता है और निकल पड़ता है। पश्चिम में थोड़ा अंदर आने पर उसे एक मजबूत टहनियों से बना हुआ एक खाली चील का घोंसला मिल जाता है। कालू उस टहनियों को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन घोंसला बहुत पक्का था। अरे, ये घोंसला तो बहुत पक्का है, लेकिन मुझे कैसे भी करके इसकी टहनियों को निकालना ही पड़ेगा। कालू के बहुत कोशिश करने पर वह एक टहनी निकालने में सफल हो जाता है। जैसे ही कालू दूसरी टहनी निकालने जाता है, घोंसले की एक नुकीली टहनी जोर से निकलकर कालू के पेट में घुस जाती है। जैसे ही टहनी पेट में घुस जाती है, कालू दर्द से चीख उठता है। आ, काव, काव। कालू वहीं पर गिर जाता है। खून निकलने की वजह से कालू वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कालू बेहोशी से जाग उठता है। अरे, मैं अभी तक यही हूँ। रात होने वाली है। मुझे टहनियाँ लेकर घर भी जाना है। कालू पास में ही उगे हुए जख्म भरने वाले पौधों के पत्ते का रस निकालकर अपने घाव पर लगा देता है और उस घाव को एक पत्ते से बांधकर फिर से उस खाली घोंसले की टहनियाँ निकालने में लग जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही टहनियाँ निकालने के बाद कालू कौवा बहुत सारे आकाश दिए बनाने तक की टहनियाँ इकट्ठा कर लेता है और उन्हें एक पतले पेड़ की टहनी से बांधकर पैर में पकड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कालू कौवे को बहुत दर्द हो रहा था।
और घाव से खून भी आ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे करके वह घर तक आ गया। चलो, मैं घर तक तो आ गया, लेकिन ऐसे बैठकर नहीं चलेगा। दिवाली आने में अभी कुछ ही दिन बाकी है और मुझे मेरे दोनों बेटों को दिवाली के मौके पर नए नए कपड़े और पटाखे खरीद कर देने हैं। और गौरी से मैंने ये वादा भी किया है कि इस दिवाली में मैं उसे सोने का नेकलेस भी लेकर दूंगा। जब कालू घर आ जाता है, गौरी किचन से बाहर आ जाती है और देखती है तो क्या, कालू खून से लथपथ पड़ा था। अजी, ये क्या हुआ आपको? आपको ये चोट कैसे आई? अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये आगे मुझे काम नहीं करने देगी। अरे अरे कुछ नहीं, वो मैं टहनियाँ लाने के लिए बाहर गया था ना, तो वहाँ पर एक घोंसले की टहनी से मुझे खरोच आई है। तुम चिंता मत करो भगवान, घाव ज्यादा गहरा नहीं है, मैंने दवाई लगा दी है, कल तक ठीक हो जाऊंगा। गौरी को कालू के बातों पर विश्वास हो जाता है और वो फिर से अपना काम करने के लिए किचन में चली जाती है। कालू अपने दर्द को दबाकर टहनियों से आकाशदीप बनाने में लग जाता है। बहुत मेहनत करने पर वो उस टहनियों से 10 आकाशदीप बना लेता है। सारी टहनियाँ खत्म हो जाती है। मुझे अभी और थोड़े आकाशदीप बनाने होंगे और इसके लिए मुझे और टहनियों की जरूरत है। मुझे अभी निकलना होगा। कालू फिर से निकल पड़ता है। बाहर निकलते ही घाव पर लगा हुआ पत्ता निकल पड़ता है और खून बहने लगता है। कालू को फिर से चक्कर आ जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। गिरते ही वो गौरी और सोनू मोनू को आवाज देता है, गौरी, सोनू मोनू। तीनों कालू की आवाज सुनकर घोंसले से बाहर आ जाते हैं। देखते हैं तो क्या, कालू जमीन पर गिर पड़ा होता है। उसके घाव से खून निकल रहा होता है। पिताजी, ये आपको क्या हुआ? गौरी ज्यादा समय न गवाते हुए डॉक्टर तोते को बुला कर लाती है। डॉक्टर तोता कालू कौवे की जांच करता है। डॉक्टर तोता गौरी को दूर बुला लेता है और कहता है, गौरी, मुझे माफ कर दो, घाव बहुत ज्यादा गहरा है और खून भी बहुत बह चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कालू अब कुछ ही पलों के मेहमान है। डॉक्टर तोते के ऐसा कहते ही गौरी के आंखों का बांध टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? कालू डॉक्टर की बातों को समझ लेता है। अपनी माँ को रोते देख सोनू और मोनू भी रोने लगते हैं। बच्चों, मेरे पास आओ, अब रो मत। मुझे पता है अब मैं कुछ ही पलों का मेहमान हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे जाने के बाद अब तुम्हें ही अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। थोड़ी देर बात करने पर कालू अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। कालू के जाने के बाद तीनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, सोनू मोनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भैया, क्या आपको याद है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा ये काम सीख लो, आगे ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। हाँ मोनू, मुझे याद है, काश हमने तब उनकी बात मान ली होती। कालू कौवे ने जितने भी आकाशदीप बनाए थे वो बेचकर कालू के परिवार ने थोड़े दिनों तक अपना गुजारा कर लिया। लेकिन जब आकाशदीप खत्म हो गए तब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गौरी भी कालू के जाने के दुख में बीमार पड़ गई। मोनू, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तभी हम हमारा घर चला सकेंगे और माँ के लिए दवाई भी ला सकेंगे। हाँ भैया, लेकिन हम क्या करेंगे? हमें हमारे पुश्तैनी व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। मैंने पिताजी को आकाशदीप बनाते हुए देखा था और माँ को भी आकाशदीप बनाना आता है। हम पहले टहनियाँ लेकर आते हैं और माँ से मदद लेते हैं। सोनू और मोनू बहुत मेहनत करते हैं और गौरी भी अपनी बीमारी को भूलते हुए
उन दोनों की दिए बनाने में मदद करती है। देखते ही देखते तीनों मिलकर बहुत सारे आकाश दिए बना लेते हैं। दिवाली खत्म होने तक वो बहुत सारे आकाश दिए बनाकर बाजार में बेच देते हैं। कालू कौवे की आकाश दिए बनाने की कला की वजह से उसका परिवार अब अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिता रहा है। बच्चों, तुम दोनों की मेहनत की वजह से हमने इस साल बहुत सारे पैसे कमाए हैं। ये लो थोड़े पैसे और अपने लिए कुछ पटाखे लेकर आओ। बच्चे बाजार चले जाते हैं और अपनी माँ के लिए पटाखों के साथ साथ एक अच्छी साड़ी भी ले आते हैं। सोनू और मोनू घर वापस आ जाते हैं और अपनी माँ को आवाज लगाते हैं। माँ, ओ माँ, जरा बाहर आओ। क्या है बच्चों? ये देखो, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। सोनू और मोनू अपनी माँ को साड़ी दे देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। लेकिन बच्चों, क्या तुम अपने लिए पटाखे लेकर नहीं आए? हम कुछ पैसे बचाकर पटाखे भी लेकर आए हैं माँ। चलो, हम तीनों मिलकर पटाखे लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जाओ और पटाखे जलाओ, लेकिन ध्यान से। कालू ऊपर से ये सब देख रहा था और ये सब देखकर उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये दिवाली की कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।